बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे उत्कर्ष परिवार में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का जो आपका ये टॉपिक है ये लोकतंत्र पर आधारित है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के समक्ष भारत देश में क्या चुनौतियां हैं और ये जो आपकी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है यानी आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या विपक्ष है और क्या ये प्रणाली पूरी तरीके से आइडियल है यानी पूरी तरीके से आदर्श है। याद रखिए कि किसी भी शासन प्रणाली को जब हम पढ़ते हैं तो ये मत सोचा करिए कि कोई भी शासन प्रणाली पूरी तरीके से आदर्शवादी शासन प्रणाली हो जाएगी। कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है। सब में चुनौतियां होती हैं, सब में कुछ चैलेंजेज होते हैं, सबका एक पक्ष होता है और सबका एक विपक्ष होता है। और सिविल सर्विसेज का जो अप्रोच होता है मेरे भाइयों, वो ये होता है कि हम सभी प्रकरण के पक्ष और विपक्ष को समझने की कोशिश करें और जो भी विपक्ष है यानी जो भी किसी भी प्रकरण का निगेटिव पॉइंट है उसके समाधान को ढूंढने की कोशिश करें। दिस इज द अप्रोच ऑफ द सिविल सर्विसेज। यही माइंडसेट है। इसी माइंडसेट को डेवलप करते हुए हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होती है। हमें प्योर फैक्चुअल अप्रोच पे नहीं जाना होता है, बल्कि हमारे अंदर मूल्यों का विकास होना चाहिए, हमारे अंदर विश्लेषण का विकास होना चाहिए। अब हम जैसे लोकतंत्र पढ़ने जा रहे हैं तो लोकतंत्र क्या है, आखिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ने क्यों जन्म लिया, अन्य शासन प्रणालियों में क्या दोष थे जो ये आई। अगली बात, लोकतंत्र के क्या पक्ष हैं, क्या लोकतंत्र में कुछ खामियां भी हैं, लोकतंत्र में कुछ विपक्ष भी है उसका। भारत में अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो भारत देश में डेमोक्रेसी को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये सारी की सारी बातें अगर आप देख लेंगे, अगर आप पूरी तरीके से समझ लेंगे तो ढेर सारे मेंस के सवाल आपके बन जाएंगे, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट इससे सवाल पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र क्या है और भारत में लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, या लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष को बताते हुए लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। इस तरह के सवाल आपके यहां पूछे जा सकते हैं। 200 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 125 वर्ड में जो यूपीपीसीएस में आता है वहां भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यदि हम राज्यों के प्रकार देखेंगे मेरे भाइयों, तो राज्य के प्रकार में आपको लोकतांत्रिक राज्य भी दिखाई पड़ेंगे और गैर लोकतांत्रिक राज्य भी दिखाई पड़ेंगे और इसमें अंतर आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र भी आपको दिखाई पड़ेगा और गैर लोकतंत्र भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है, तो इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लोकतंत्र। ठीक है, और लोकतंत्र की जो सबसे सरल परिभाषा है यानी लोकतंत्र की सबसे जो इजी डेफिनेशन है, सबसे इजी डेफिनेशन लोकतंत्र की ये है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है, शासन का ऐसा रूप जहां शासकों का चुनाव जनता करती है। ठीक है, जहां शासकों का चुनाव कौन करता है भैया, शासकों का चुनाव जनता करती है। ठीक है, यहाँ शासकों का चुनाव जनता करती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ये सबसे सरल परिभाषा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं पॉलिटी को उठा के, 9th की एनसीईआरटी में ये परिभाषा डायरेक्टली मेंशन है और उसमें बताया गया। जहां पर शासकों का चुनाव कौन कर रहा है, जनता कर रही है, उसे हम लोकतंत्र, यानी एक तरीके से एक सिंपल शब्दों में यदि हम देखें तो सरकार का चयन जनता जहां पर कर रही है, जहां सरकार बनाने में जनता पार्टिसिपेट कर रही है, या रूल कौन करेगा, शासन कौन करेगा, इस बात का चयन जनता करे। लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, उसे हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं। तो जहां पर ये बातें आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, यानी जहां शासकों का चुनाव जनता करती हुई आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देंगे या उसे हम गैर लोकतांत्रिक सरकारें बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि तानाशाही सरकारें आपको दिखाई पड़ती हैं। उत्तर कोरिया में आप देख रहे हैं कि तानाशाही सरकार दिखाई पड़ती है, या आप म्यांमार में देखा होगा, आपने सैन्य शासन का एग्जाम्पल देखा होगा, सैन्य शासन यानी जहां सेना शासन कर रही है। या प्लस इसके अलावा आप राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। ठीक है, एक ही परिवार से पता चला शासन हो रहा है। सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, पुराने जमाने में आप देखिए राजतंत्र के ढेर सारे एग्जाम्पल आपको नजर आते हैं। तानाशाही राज्यों में तानाशाही बार बार शासन कर रहा है। ठीक है, यहां पर तानाशाह जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं हो रहा है। सैन्य शासन में सेना कैप्चर कर ले रही है, सेना कैप्चर करके शासन कर रही है। तो ये जो आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल एक्चुअली सत्तावादी राज्य के एग्जाम्पल होते हैं।
सत्तावादी राज्य का मतलब होता है अथॉरिटोरियन स्टेट के एग्जाम्पल होते हैं। अथॉरिटोरियन स्टेट का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा राज्य जहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाए, किसी एक समूह के द्वारा शासन किया जाए, किसी एक वर्ग के द्वारा शासन किया जाए, ऐसे राज्य को हम अथॉरिटोरियन स्टेट कहते हैं, या ऐसे राज्य को हम क्या कहते हैं, सत्तावादी राज्य कहते हैं। ठीक है, अब ये जितना मैंने यहां पर लिखा है ये सारा का सारा एग्जाम्पल अथॉरिटोरियन स्टेट का एग्जाम्पल है, यानी सत्तावादी राज्य का एग्जाम्पल है। अब यहां समझे कि आखिर इन सत्तावादी राज्यों यानी गैर लोकतांत्रिक राज्यों में क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं। तो यहां देखिए, शक्तियां, तानाशाही राज्य में सारी शक्तियां तानाशाह के पास होंगी, सैन्य शासन में सेना के पास समस्त शक्तियां होंगी, राजतंत्र में राजा के पास समस्त शक्तियां होंगी। तो अगर हम एक लाइन में इसके दोष को समझने की कोशिश करें तो यहां पर जनता की मांग पूरी होने की संभावना है क्या? बहुत आदर्शवादी व्यवस्था मत सोचिए कि राम राज्य है। जनता की मांग यहां पर पूरी होने की संभावना कम है, क्योंकि जब किसी भी पद या किसी भी संस्था में एब्सोल्यूट पावर चली जाती है, यानी असीमित शक्तियां अगर किसी को दे देते हैं, तो उसके निरंकुश होने की संभावनाएं होती हैं, उसके मनमानी करने की संभावनाएं होती है, उसके अत्याचारी होने की संभावनाएं होती है। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये मानव विकास का इतिहास है कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था में अगर असीमित शक्ति गई है, अनलिमिटेड पावर गई है, तो उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, उसने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया है और अत्याचारी हुआ है, मनमानी किया है। तो यहां पर भी जनता की संभावनाएं पूरी होने की जनता की मांग पूरी होने की संभावना कम है। यहां भी जनता की मांग पूरी होने की संभावना कम है और राजतंत्र में भी जनता की मांग पूरी होने की संभावना कम है। तो इस वजह से इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए, इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए, इन्हीं दोषों की वजह से एक नई प्रणाली ने जन्म लिया, जिसे अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां, यहां समस्त शक्तियां आप राजा के पास देख रहे हैं, तानाशाह के पास देख रहे हैं, सेना के पास देख रहे हैं, लेकिन यहां समस्त शक्तियां किसके पास जा रही हैं? जनता के पास जा रही हैं, क्योंकि शासकों का चुनाव कौन कर रही है? जनता कर रही है। जनता शासकों का चुनाव कर रही है। लेकिन अब इन बड़ी बड़ी बातों में भूल मत जाइएगा कि लोकतंत्र दिखावटी भी हो सकता है। इस परिभाषा को बहुत ध्यान से हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र को साबित कर दे, सिर्फ चुनाव करवा लेना ही लोकतंत्र हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बड़ी रोचक बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी कंसेप्चुअल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में तो हमने फर्क कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन डेमो। लेकिन लोकतंत्र क्या वास्तव में लोकतंत्र है? क्या रियल में डेमोक्रेसी है कि दिखावटीपन चल रहा है? बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर दिखावटी लोकतंत्र चलता है। दिखावटी लोकतंत्र चलता है, इस बात को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? अगर इस परिभाषा को हम बिना सोचे समझे समझने की कोशिश करेंगे, यदि हम इस परिभाषा को बिना सोचे समझे लागू करने की कोशिश करेंगे, इसके एक एक शब्द का एक्चुअल मतलब नहीं निकालेंगे, तो हम वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर नहीं कर पाएंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लिखा क्या है कि शासकों का चुनाव जनता करती है। तो शासकों का चुनाव जनता क्यों कर रही है? अपने शासकों का चुनाव जनता इसलिए कर रही है क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए लोग ही उनके लिए महत्वपूर्ण फैसले लें। आप चुनाव क्यों कर रहे हैं? आप प्रतिनिधि क्यों चुन रहे हैं? आप प्रतिनिधि इसलिए चुन रहे हैं मेरे भाइयों कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुन चुन कर भेजा है, वो प्रतिनिधि आपके द्वारा इसलिए भेजे गए हैं कि सारे फैसले, सारे महत्वपूर्ण फैसले वो लें, क्योंकि आपके लिए फैसले लेने हैं, आपके वेलफेयर के लिए फैसले लेने हैं, आपके कल्याण के लिए फैसले लेने हैं। तो इसीलिए आपने चुना है ना। और अगर सपोज करिए कि आपने चुनकर तो भेज दिया, लेकिन महत्वपूर्ण फैसले उनके हाथ में नहीं है, तो क्या इस निर्वाचन का कोई मतलब रह गया? क्या वास्तविक रूप से लोकतंत्र का कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि सिर्फ चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र है, सिर्फ निर्वाचन ही डेमोक्रेसी है।
बल्कि लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण फीचर हैं, जिनके फुलफिल होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है, दिखावटी लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में ये होड़ है लोकतंत्र दिखाने की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को शो ऑफ करने की। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि आखिर कौन कौन इसी परिभाषा से कुछ फीचर निकलकर सामने आएंगे, इसी परिभाषा से कुछ फीचर निकलकर सामने आएंगे। देखिए परिभाषा एक बार फिर से लिखता हूं और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या विशेषताएं इस परिभाषा से निकलकर सामने आ रही हैं। ठीक है, शासन का एक ऐसा रूप शासन का एक ऐसा रूप जहां शासकों का चुनाव जनता कर रही है। चुनाव जनता, ठीक है, ये एक सरल परिभाषा है, आपने अभी देखी। अब लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यदि हम देखें, जिन विशेषताओं के होने पर ही हम लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं इसी परिभाषा से निकल कर आएंगी। इस परिभाषा के एक एक शब्द को यदि हम इंटरप्रेटेट करने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्द के यदि वास्तविक मतलब को हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये डेफिनेशन निकल कर आपके सामने आएगी। सबसे पहला कि आपने प्रतिनिधियों को चुना है तो इसलिए चुना है कि वो आपके लिए फैसले लें। ठीक है, तो जो ये आपके प्रमुख फैसले हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होने चाहिए। ठीक, प्रमुख फैसले, प्रमुख फैसला कौन लेगा? निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी जिन्हें आपने चुनकर भेजा है वही लोग प्रमुख फैसला लेंगे। अब ऐसे में आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी होता है कि प्रमुख फैसला वो लोग न लें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो लोग फैसला न लें जिन्हें आपने चुनकर भेजा है। जैसे आप पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव होते हैं। ठीक, पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, लेकिन अक्सर इस बात के आरोप लगाए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, विदेशी एजेंसियों के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप सुनते होंगे कि वहाँ सारे फैसले सेना ले रही है, आईएसआई ले रही है, बल्कि जो लोग चुनकर आए हैं महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्ति उनके पास नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तविक रूप से वहाँ लोकतंत्र दिखाई पड़ रहा है क्या? तो दिखावटी लोकतंत्र हो गया। फिर चुनने का क्या मतलब है जब महत्वपूर्ण फैसले सेना अकेले ले रही है या वहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसा कोई फैसला ले रही है, तो क्या वो लोकतंत्र है? वास्तविक रूप से नहीं है। पाकिस्तान का ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं कि पाकिस्तान के ही एक एग्जाम्पल में आपने नाम सुना होगा परवेज मुशर्रफ का। मुशर्रफ साहब जब 1999 में उन्होंने तख्ता पलट किया, तो तख्ता पलट के बाद मुशर्रफ साहब ने जनमत संग्रह के द्वारा अपने आप को अध्यक्ष घोषित किया। उसके बाद भी पाकिस्तान में चुनाव हुए असेंबली के चुनाव जरूर हुए, लेकिन फैसला लेने की शक्ति प्रतिनिधियों के पास पूरी तरीके से नहीं थी, बल्कि सेना के अधिकारी ही महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। मुशर्रफ साहब और उनका ग्रुप ही महत्वपूर्ण फैसले ले रहा है। तो क्या ये वास्तविक लोकतंत्र नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना। वास्तविक लोकतंत्र हम तभी कहेंगे जब प्रमुख फैसला किसके हाथ में हो? प्रमुख फैसला निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में हो। यानी कहने का मतलब यह है कि मेरे भाइयों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव हो जाना, सिर्फ प्रतिनिधि चुन लेना लोकतंत्र है। हमने प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया और निर्णय उनके हाथ में नहीं है। निर्णय कोई एक ग्रुप कर रहा है, निर्णय कोई एक तानाशाह कर रहा है, निर्णय कोई एक व्यक्ति कर रहा है। पता चला एक पॉपुलर व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका बड़ा प्रभाव है, इतना ज्यादा प्रभाव है कि सारे के सारे दूसरे नेता उसके पिछलग्गू हैं। इतना ज्यादा प्रभाव है कि सारा का सारा पूरा का पूरा उसी की चलती है ना। सारी संस्थाएं, सारा पद, सारे नेता उसी के आगे पीछे नाचते हैं।
और सारे फैसले वो अकेले बैठकर ले रहा है या उसका एक ग्रुप है मिल के सारे फैसले ले रहा है, तो क्या लोकतंत्र का कोई वास्तविक मतलब निकल आया? नहीं निकलेगा भाई, कोई भी लोकतंत्र का वास्तविक मतलब नहीं निकलेगा। तो क्या मैंने बताया आपसे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो? जनता के पास हो। और दूसरी बात, अब ये तो आपने समझ लिया, अब इसी से ये जो शब्द है कि शासकों का चुनाव जनता करे, इस चुनाव को अगर आप बहुत व्यापक रूप से और स्पष्ट तरीके से और सोच समझ के साथ देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा सकारात्मक माइंडसेट के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो चुनाव भी निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए क्यों? अरे भाई, जनता को अपनी प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो प्रतिनिधि भविष्य में जाकर जनता के लिए निर्णय लेंगे। लेकिन जनता को प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी है तो वो आज़ादी भी वास्तविक होनी चाहिए। बड़ी सुंदर बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महसूस करिएगा। पॉलिटी महसूस करने वाला विषय है। अगर आप इन बातों को महसूस करेंगे तो आपके अंदर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप हर जगह डेमोक्रेसी पे आप 2 घंटे खड़े होकर बोल सकते हैं। कोई भी सवाल लोकतंत्र से रिलेटेड आएगा, चाहे यूपीएससी में आएगा, चाहे पीएससी में, आराम से कर ले जाएंगे आप। तो देखो, चुनाव भी निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष अगर नहीं होगा, अगर आपके सर पे कट्टा रख दिया गया और कह दिया गया कि आप इनको आप क्या करो, वोट दो, तब क्या उस चुनाव का कोई मतलब रह गया भैया? कोई मतलब नहीं रह गया। आपको भय दे दिया गया, आपको लालच दे दिया गया। ग्राम प्रधान के चुनाव में चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं, आप देखते हैं कि भैया पौवा दे दी जाती है। पौवा मतलब समझते हैं? हाँ, दारू वारू का टाइप होता है। पता चला दारू दे के अपने पक्ष में चुनाव करवा लिया गया, पैसा दे के अपने पक्ष में चुनाव करवा लिया गया, है ना? तो ये क्या है? तो ऐसे में भय से, लालच से, डर से, लोभ से अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुन रहा है तो क्या वो निष्पक्ष चुनाव है? नहीं। तो इसलिए चुनाव भी कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र। सिर्फ चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जनता इस परिभाषा को बहुत ही व्यापक रूप से समझने की जरूरत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी है क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बगैर हम वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में एक बात और होती है कि आपके पास विकल्प की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो आप अपना प्रतिनिधि वास्तविक रूप से चुन नहीं पाएंगे। प्रभाव में आके अगर प्रतिनिधि चुनेंगे, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में भी बहुत सारे चैलेंजेस है। हिंसा चैलेंज है, भ्रष्टाचार चैलेंज है, भय के आधार पर वोट देना चैलेंज है, प्रभाव के आधार पर वोट देना चैलेंज है, क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, धर्मवाद के आधार पर वोट देना चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पूरी तरीके से हो रहा है, चुनौतियों से भरा हुआ नहीं है। ये भी हमारे भारत देश में क्या है? चुनौतियों से भरा हुआ है, यानी चैलेंजेस से क्या है? भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाइयों कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो जरूरी ही है, साथ साथ चुनावों में विकल्प होने की भी आज़ादी होनी चाहिए। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है लोकतंत्र की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। तो वहां पर जनता के द्वारा का मतलब होता है कि सरकारों का चयन जनता करे। जनता का मतलब होता है कि जनता के पास विकल्प की स्वतंत्रता हो। ऐसा नहीं है कि 2 ही विकल्प दे दिए जाएं, उन्हीं में से कोई एक चुनना हो। विकल्प की स्वतंत्रता जनता के पास हो, यह मतलब होता है जनता का। जनता के लिए का मतलब होता है कि सरकारें जनता के प्रति क्या हो? जिम्मेवार हो। तो यहां विकल्प की स्वतंत्रता में जैसे मैं एग्जांपल देता हूं चीन का, तो चीन में क्या होता है कि चीन में एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई छोटे ग्रुप्स, उन्हीं के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी एक पार्टी की ही विचारधारा से प्रेरित लोग चुनाव में भाग लेते हैं। अगर मान लो आपके सामने 4 कैंडिडेट का ऑप्शन आ ही गया, वहां की जनता के सामने अगर मान लो 4 कैंडिडेट हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 कैंडिडेट उस पार्टी से अलग होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई पार्टियों से ही संबंधित है।
अलग से नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप इसको चुनोगे, चाहे आप इसको चुनोगे, चाहे इसको, एक ही पार्टी की विचारधारा तो लागू करेंगे। हाँ, एक ही पार्टी की तो विचारधारा को लागू करेंगे। बार बार कम्युनिस्ट पार्टी की ही तो सरकार बनेगी, किसी और की सरकार थोड़ी ना बनेगी। बार बार कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनेगी। किसी भी विकल्प को आप चुनिए, एक ही पार्टी के लोग जाएंगे सत्ता में, सरकार में एक ही पार्टी के लोग जाएंगे। तो क्या यहां विकल्प की आजादी मिली? नहीं मिली। तो विकल्प की आजादी अगर नहीं मिली तो इसका मतलब बार बार एक ही समूह के द्वारा तो शासन किया जा रहा है। यस, इसीलिए चाइना भले ही कहे कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन वो दिखावटी लोकतंत्र है, क्योंकि वहां एक ही पार्टी के द्वारा शासन किया जा रहा है। तो इसको हम एक समूह के द्वारा शासन किया जाना कहते हैं। इसलिए चाइना को भी सत्तावादी राज्य का एग्जाम्पल मानते हैं। यहां आप क्या एक पार्टी के शासन को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं सत्तावादी राज्य के एग्जाम्पल में, अथॉरिटेरियन स्टेट के एग्जाम्पल में। चाइना क्यों? क्योंकि एक ही समूह के द्वारा शासन किया जा रहा है, विकल्प चुनने की आजादी नहीं है। तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और दूसरा, आपको मैंने क्या बताया, विकल्प की आजादी, विकल्प चुनने की आजादी होनी चाहिए कि हम किसे अपना प्रतिनिधि चुने। राइट। तो इसीलिए आप देखते हैं कि लोकतंत्र के लक्षणों में जब आप पढ़ते हैं तो लोकतंत्र के लक्षणों में एक ऐसी संस्था का निर्माण बताया जाता है, होना जरूरी है कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। इसीलिए भारत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को संविधान के द्वारा सुरक्षा दी गई है। इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट संविधान के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? इलेक्शन कमीशन को संविधान के द्वारा सुरक्षा क्यों दी गई है? इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट संविधान के द्वारा क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है फिर भी नहीं होते, तो यस, देयर आर सम चैलेंजेस, चुनौतियां। देखो, अपवाद और चुनौतियों के बगैर धरती नहीं है। और हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम पक्ष भी देखें, हम विपक्ष भी देखें, हम चुनौतियां भी देखें, और चुनौतियों के क्या समाधान है उस समाधान को भी हम देखने की कोशिश करें। ठीक है। तो मैंने आपको विशेषताओं में 3 बातें बताई। वास्तविक लोकतंत्र को आप कैसे समझने की कोशिश करेंगे, एक बात मैंने आपको बताई मेरे भाइयों कि प्रमुख फैसला निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बैठ के फैसला ले रहा है, एक समूह बैठ के फैसला ले रहा है, एक ग्रुप बैठ के फैसला ले रहा है, एक तानाशाह बैठ के फैसला ले रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। प्रतिनिधि चुनने की ऐसा नहीं है कि कट्टा रख के चुनाव, लालच दे के चुनाव कराया जा रहा है, या और साथ साथ विकल्प की क्या होनी चाहिए, विकल्प की आजादी होनी चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत का समान अवसर हो। अगर निष्पक्ष चुनाव रहेगा तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत का समान अवसर होगा, और ऐसे में वो जिम्मेवार बनेंगे। यहां चाइना में हार जीत का समान अवसर दिखाई पड़ रहा नहीं, वही पार्टी दोबारा शासन में आ जाएगी भाई, आप चाहे किसी को चुनिए। नहीं, लेकिन भारत में यदि आप देखेंगे तो भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था में हमारे पास विकल्प की आजादी होती है, और जीतने हारने की सत्ता में बैठे हुए लोगों की संभावनाएं होती हैं। तो दिस इज द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये भी लोकतंत्र का क्या है, एक लक्षण है। तो ये तीनों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वास्तविक रूप से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए? जी हां भैया, वास्तविक रूप से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ये होना चाहिए। और साथ साथ इसके अलावा एक और लक्षण इसी में कि एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट का? तो आज देखिए कि आज ज्यादातर हमारे भारत देश में भी और ज्यादातर अन्य प्रणालियों में आप देखते हैं कि वयस्क मताधिकार आपको दिखाई पड़ता है। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार है। वयस्कता की उम्र सीमा प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, प्रत्येक वयस्क को, इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। और ज्यादातर लोकतंत्र यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित होते हैं, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं। और ये लोकतंत्र का लक्षण है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, और एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। और हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। राइट।
अब देखिए, आप देखेंगे कि शुरुआत में बहुत सारे देशों में आप देखते हैं कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र को भी अपने यहाँ लागू करने वाले लोगों में कुछ ऐसे देश हैं जिसमें महिलाओं को बहुत बाद में वोट देने का अधिकार मिला। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला। शुरुआत में लिमिटेड फ्रेंचाइज रखा गया। लोकतंत्र को शुरू करने वाले भी देशों में शुरुआत लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, यानी हर वयस्क को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, बस बल्कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला बहुत सारे देशों में। तो ऐसी स्थिति में आज के दौर में बड़ा प्रचलित है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने इसे अपनाया है। और वास्तविक लोकतंत्र का यह लक्षण है कि हर वयस्क को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसके वोट का मूल्य भी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के वोट का मूल्य 10,000 है और एक आदमी का वोट का मूल्य 1 है। अगर आप सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, रियल डेमोक्रेसी अगर आप देखना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ज्यादा पैसा कमाता हो, चाहे वो कम पैसा कमाता हो, चाहे वो ज्यादा टैक्स देता हो, चाहे वो कम टैक्स देता हो। अगर मुकेश अंबानी की वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, हमारे वोट की वैल्यू कम हो जाएगी, तब नहीं, फिर वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। तो हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए और वयस्क को वोट देने का क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें जब दिखाई पड़ेंगी तभी हम उसे वास्तविक लोकतंत्र कह सकते हैं। अब आप देशों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिखावटी लोकतंत्र और गैर दिखावटी लोकतंत्र में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब जैसे चाइना क्या है? गैर दिखावटी दिखावटी लोकतंत्र है। भारत एक्चुअल डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान को भी आप दिखावटी लोकतंत्र कह सकते हैं क्योंकि वहां भी निर्णय कोई और ले रहा है। राइट? चलिए, अब इसके साथ साथ इतना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लक्षण भी जरूरी हैं। हमने शासकों का चुनाव तो किया, चुनाव भी हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, विकल्प की हमारे पास आजादी होनी चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यदि मान लो कि सब ये सारी बातें फुलफिल करवा दीजिए आप, चुनाव भी हुआ, हमने अपने प्रतिनिधि का चुनाव भी किया, निष्पक्ष रूप से किया कि ये है हमारे प्रतिनिधि जी, ठीक है, ये देखो कितने सुंदर हैं ये, इनको हमने चुना और अपने मन से चुना, विकल्प की आजादी थी, हमने इनको चुना, चलो ये भी फुलफिल हुआ। निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ, मान लो, चलो ठीक, निष्पक्षता पूर्वक चुना। प्रमुख फैसला लेने की शक्ति इनके पास है, हाँ ठीक है, ये शक्ति लेने की, ये ले सकते हैं शक्ति, ठीक है। और हमने वोट दिया, हमारे वोट का मूल्य जो था वही हमारे बड़े भाई के वोट के मूल्य था, वही मुकेश अंबानी के वोट का मूल्य था, ये भी ठीक है, सब कुछ था। लेकिन समस्या ये है कि ये आदमी जब पहुंचा सरकार में तो आपने तो बहुत पॉजिटिवली चुना था, आपने तो बहुत सकारात्मक रूप से चुना था, लेकिन जब ये आदमी सरकार में पहुंचा तो आप विश्वास ही नहीं मानेंगे कि ये जो कानून की लक्ष्मण रेखा है, उस कानून की लक्ष्मण रेखा को लांघ जा रहा है। असीमित शक्तियां पाकर मनमानी कर रहा है, कानून के राज का उल्लंघन कर रहा है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। तब क्या उस लोकतंत्र का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में एक बात समझिएगा कि कानून का राज और अधिकारों का आदर भी जरूरी है। ठीक है, कानून का राज और अधिकारों का आदर भी क्या है? जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पता चला आपके पास शक्तियां आ गई, लोगों ने आपको चुन लिया। जिम्बाब्वे आज़ादी के बाद जिम्बाब्वे में जो नेता चुनकर आए वो काफ़ी पॉपुलर थे, बहुत ही पॉपुलर लीडर हुआ करते थे। रॉबर्ट साहब नाम था, रॉबर्ट मुगाबे। और
उन्होंने इतना दुरुपयोग किया उसके बाद अपनी शक्तियों का कि विपक्षी दलों को वो उठने ही नहीं देते थे। विपक्षी दलों को आज़ादी ही नहीं मिल पा रही थी। विपक्ष भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसके लिए वो उन्हें आगे ही नहीं जाने देते थे। प्रेस सिर्फ सरकार का समर्थन करती थी, सरकार का विरोध नहीं करती थी। सारी सरकारी एजेंसियां सिर्फ सरकार का ही समर्थन करती थी। विपक्ष के आंदोलनों को कुचल दिया जाता था, आलोचनाओं को कुचल दिया जाता था। तो क्या फायदा इस चुनाव का? क्या फायदा जनता के द्वारा निष्पक्ष चुनाव का, जब पहुंचकर वहां व्यक्ति मनमानी करे, जब आलोचना की आजादी न हो, जब प्रेस सिर्फ सरकार की ही बातें करे, विपक्ष का कोई रोल ना हो, क्रिटिसिज्म का कोई रोल ना हो। इस वजह से यह भी एक लक्षण है कि कानून का राज और अधिकारों का आदर जरूरी है। अधिकारों का आदर और कानून का राज जरूरी है इसीलिए कि कोई भी पद, कोई भी संस्था अगर कानून से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब वो मनमानी कर रही है, और मनमानी कर रही है तो फिर वहां लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं नजर आ रहा है। तो संस्थाएं, कहने का मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार आप उसे कह सकते हैं जो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों की जो लक्ष्मण रेखा है उस लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहे, यानी कानून से ऊपर न जाए, कानून का राज स्थापित हो। कानून का राज का क्या मतलब होता है कि कोई भी पद, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक आपने किसी कानून को नहीं तोड़ा है। तो जो ये अधिकारों की मर्यादा है, वो अधिकारों की मर्यादा के दायरे में सरकार रहे, संवैधानिक कानून जो हैं उनके दायरे में सरकार रहे, ये भी जरूरी है। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर ये सब आपको दिखाई पड़ते हैं तभी वास्तविक लोकतंत्र है। अगर इनमें से किसी में चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, तो वो दिखावटी लोकतंत्र ही है। ऐसा नहीं है कि जहां पर वास्तविक लोकतंत्र है वहां चुनौतियां नहीं, वहां भी चुनौतियां, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, चुनौतियों पर ही चर्चा करेंगे। तो ये तो आपने देखा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है लेकिन याद रखिए, क्या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का कोई विपक्ष नहीं है? क्या कोई शासन प्रणाली पूरी तरीके से आदर्शवादी होती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई शासन प्रणाली बिल्कुल परफेक्ट होती है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र विश्व में प्रचलित शासन प्रणाली है, विश्व में बेहतर शासन प्रणाली है, लेकिन लोकतंत्र में भी खामियां हैं। लोकतंत्र के विपक्ष में भी तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष के तर्क देखते हैं, जिससे आपके अंदर एक बेटर अप्रोच डेवलप होगा कि क्या है लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है और साथ साथ लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क क्या है। पक्ष में तर्क लोकतंत्र के, ठीक, और दूसरा लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। तो डेमोक्रेसी के अपोजिट में क्या तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं? ऐसा मत सोचिएगा कि डेमोक्रेसी एक आइडियल व्यवस्था है, एक आदर्श व्यवस्था है, इसके विपक्ष में कोई तर्क ही नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तर्क? लोकतंत्र में आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में ताकत है, तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, और लोकतंत्र में जब नेता बदलते रहते हैं तो इससे सरकार में अस्थिरता पैदा होगी, और सरकार में अस्थिरता पैदा होती है, जैसे बार बार अगर सरकार गिर रही है तो सरकार में अस्थिरता पैदा होती है, तो इससे नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और वेलफेयर प्रभावित होता है, जनता का कल्याण प्रभावित होता है। राइट? तो बार बार नेता बदलते हैं, बार बार नेता बदलना, जिससे क्या हो रहा है? जिससे सरकार में अस्थिरता पैदा हो रही है, यानी गवर्नमेंट में क्या अनस्टेबिलिटी आ रही है, सरकार में अस्थिरता पैदा हो रही है, गवर्नमेंट में क्या आ रही है? अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट में आ रही है, अगर बार बार नेता बदल रहे हैं तो। ठीक है? और जिससे नीतियों के क्रियान्वयन में भी क्या आती है? चुनौती आती है, यानी नीतियों के क्रियान्वयन में भी चैलेंजेस आते हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेता चुनकर आते हैं, कभी कभी प्रभाववाद के चक्कर में,
क्षेत्रवाद के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में, भाषावाद के चक्कर में, भाई भतीजावाद के चक्कर में ऐसे नेताओं का चयन जनता के द्वारा कर लिया जाता है। लोगों के द्वारा ऐसे नेताओं का चयन कर लिया जाता है कि जो जनता के हितों को नहीं समझते हैं। ठीक है, जनता के हितों का उन्हें पता ही नहीं होता है, यानी नेताओं को भी जनता के हितों का पता नहीं होता है। और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में उनके द्वारा खराब फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं कि नेताओं को जनता के हित का वास्तविक अंदाजा नहीं होता। ये आपको दिखाई पड़ता है, ये सारी चुनौतियां, ये विपक्ष आपको भारत देश के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। भारत में देखेंगे तो भारत देश में आप इसका पक्ष भी देख पाएंगे और आप इसका विपक्ष भी देख पाएंगे। ठीक है, जनता के हित का वास्तविक ज्ञान नहीं होता और जिससे गलत फैसले लेते हैं, जिससे गलत फैसला लिया जाता है। तो ये भी लोकतंत्र के पक्ष में क्या है, लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क है कि भाई वास्तविक ज्ञान नहीं होता, इससे गलत फैसला लिया जाता है। और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र में चुनाव से ही सरकारें बनती हैं। तो चुनाव से सरकारें बनती हैं तो ये जो चुनावी लड़ाई होती है, चुनावी लड़ाई को जीतने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इस चुनावी लड़ाई को जीतने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इस चुनावी लड़ाई के चक्कर में आपको हिंसा भी दिखाई पड़ती है, इस चुनावी लड़ाई के चक्कर में आपको भ्रष्टाचार भी दिखाई पड़ता है। इस चुनावी लड़ाई इतनी खर्चीली लड़ाई होती है कि इसमें धन का क्या, पानी की तरह धन बहता है। ठीक, पानी की तरह धन बहता है। साथ साथ चुनावी लड़ाई यानी जीतने के प्रति इतनी तत्परता रहती है, इतना नकारात्मक अप्रोच डेवलप हो जाता है कि इस चुनावी लड़ाई के लिए भ्रष्टाचार भी खूब पनपता है, खूब भ्रष्टाचार पनपता है। अलग अलग लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। आप इस बात को समझते होंगे, देखते होंगे कि कैसे नकारात्मक रोल अलग अलग पार्टीज के द्वारा भी प्ले किए जाते हैं, अलग अलग पार्टीज के द्वारा भी नकारात्मक रोल प्ले करते हैं। यानी खूब ढेर सारा पैसा चुनाव में खर्च करना है, उसको इकट्ठा करने के लिए भ्रष्टाचार पनपता है। पानी की तरह धन क्या किया जाता है, बहाया जाता है। जनता का पैसा इसमें क्या होता है, बर्बाद होता है, पब्लिक मनी बर्बाद होती है। और साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि चुनावी लड़ाई के चक्कर में कभी कभी हिंसा भी दिखाई पड़ती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चक्कर में हिंसा भी दिखाई पड़ती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को फेल करती है। ठीक है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को फेल करती है। और ये व्यवस्था खर्चीली भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र की खामी है, ये भी एक लोकतंत्र का क्या है, विपक्ष है। राइट, और साथ साथ लोगों के लिए भी एक विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं होते। सामान्य लोग, जैसे जैसे लोग साक्षर होते हैं, जैसे जैसे लोग अवेयर होते हैं, वैसे वैसे लोग लोकतंत्र को समझते हैं। लेकिन अगर आप भारत के रेस्पेक्ट में ही आप देखें तो भारत के रेस्पेक्ट में ही यदि आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सामान्य लोग हैं जो लोकतांत्रिक वैल्यूज, आज 70 साल संविधान को लागू हुए हो गया है, संविधान को लागू हुए आज 70 साल हो गया है, लेकिन 70 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग संवैधानिक मूल्यों को नहीं समझते हैं। आज भी बहुत सारे लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं समझते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इस हिसाब से वोट नहीं करते हैं कि जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं, क्या वो प्रतिनिधि हमारे हित में फैसला ले पाएगा, क्या वो प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सामान्य जनता का लोकतंत्र से परिचित न होना, सामान्य जनता का जागरूक न होने की वजह से क्या करती है, वो न होने की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाती। यानी जनता ये नहीं समझ पाती कि हमारे लिए क्या सही है, और उसके अंदर राजनीतिक सचेतता नहीं डेवलप होती। जब तक पॉलिटिकल अवेयर, अरे जनता को जब पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो ऐसे में जनता क्या करेगी, किसी भी प्रतिनिधि को चुनेगी। राजनीतिक सचेतता का अभाव रहेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव रहेगा, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पाएगी, अपने अधिकारों को मांग भी नहीं पाएगी अपने प्रतिनिधियों से। बाद में भी इस बात का दबाव जनता नहीं क्रिएट कर पाएगी कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठे हैं, आप ये काम करिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जागरूकता न होने की वजह से जनता ये नहीं समझ पाती है कि क्या उसके लिए सही है, सही निर्णय नहीं ले पाती, क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए क्या है, गलत है। ये बात जनता नहीं समझ पाती है। क्यों नहीं समझ पाती है, क्योंकि जागरूकता नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ठीक है,
और साथ साथ ये जो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाइयां होती हैं, ये जो लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं, ये राजनीतिक लड़ाइयां कभी कभी सत्ता का खेल नजर आती हैं मेरे भाइयों। सत्ता का खेल कि अभी हमारी सत्ता है, हम एंजॉय करेंगे, अभी हमारी सत्ता है, हम एंजॉय करेंगे। इसमें नैतिकता का रोल कभी कभी कम दिखाई पड़ता है। तो इस बात की भी लोकतंत्र के विपक्ष में यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है, यहां जगह नहीं है मैं मेंशन कर देता। लोकतंत्र के विपक्ष में यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि राजनीतिक लड़ाइयां सत्ता का खेल हैं, यहां नैतिकता या मोरालिटी की संभावनाएं नहीं होती हैं। कभी कभी जो बातें विपक्ष में बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ये धीरे धीरे इन चीजों को कम किया जा रहा है। धीरे धीरे लोकतंत्र जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होती है वैसे वैसे ये जो विपक्ष की चीजें हैं वो कम होती जाती हैं और लोकतंत्र अच्छा होता जाता है। तो ये तो इसका विपक्ष में। लेकिन एक बात समझिए, विपक्ष में इतने तर्क होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक प्रणाली विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्यों विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है? आज लोकतंत्र को ही सराहा जा रहा है, लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। क्यों? तो देखिए, ये मत आप सोचा करिए कि विपक्ष में तर्क है इसका मतलब प्रणाली ठीक नहीं है, किसी और प्रणाली को लेकर आइए, ये प्रणाली बिल्कुल नहीं ठीक है, ये मत सोचा करिए। यहां पर सोचना यह है कि अगर आपके पास 10 व्यवस्थाएं हैं तो हमें उस व्यवस्था का चयन करना होगा जो 10 में सबसे बेहतर है। अगर आप ये ढूंढने निकल जाएंगे कि 10 में जो व्यवस्था सबसे परफेक्ट है हमें उसका चयन करना है, तो आप शायद व्यवस्था बना ही ना पाए। लेकिन हमें यह नहीं ढूंढना है कि सबसे परफेक्ट व्यवस्था कौन सी है, बल्कि हमें यह ढूंढना है कि उनमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था औरों से बेहतर है, जो व्यवस्था औरों से क्या है, सही है। तो पक्ष में यदि हम तर्क प्रस्तुत करें तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है कि ये दूसरों से बेहतर होती है क्योंकि इसमें जवाबदेही की संभावनाएं होती हैं। क्या है? ये दूसरों से बेहतर है क्योंकि जवाबदेही की संभावना होती है। आप प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं तो वो प्रतिनिधि आपके प्रति क्या होते हैं? जिम्मेवार होते हैं। आपके प्रति जिम्मेवार होते हैं क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि इस बार हमें चुना गया है, अगर हम आपके प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे तो अगली बार हमें क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो इससे क्या रहता है कि इससे जिम्मेवारी की संभावनाएं सरकार में रहती हैं और सरकार अपने हित में कार्य करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना में मेरे भाइयों 1958 के 58 से 61 के दौरान अकाल से जूझ रहा था विश्व, और जिसमें उस समय चाइना में बहुत दिक्कत हुई भुखमरी और अकाल से। लेकिन भारत देश में उतनी ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं समस्या का सामना करना पड़ा? क्योंकि खाद्य सुरक्षा के प्रति हम सजग हुए और हमने फूड सिक्योरिटी अपने लोगों को प्रोवाइड किया। तो हमने फूड सिक्योरिटी अपने लोगों को क्यों प्रोवाइड किया? इसलिए प्रोवाइड किया कि हम उनके लिए जिम्मेवार को होकर हमने काम किया कि अगर ऐसा न करते तो भविष्य में क्या होता? भविष्य में हो सकता है कि जनता हमें उखाड़ के फेंक देती। तो जवाबदेही की संभावना यहां पर रहती है। ये लोकतंत्र के क्या है? पक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र में ज्यादा जवाबदेही, मैं पूरी तरीके से परफेक्ट रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा जवाबदेही की क्या रहती है? संभावनाएं रहती है। राइट। और साथ साथ आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में डिस्कशन होते हैं, चर्चा होती है। आपने चुन चुनकर प्रतिनिधियों को संसद में भेजा है तो संसद एक डिस्कशन का मंच है। भारत देश में डिस्कशन का सबसे बड़ा मंच आपका पार्लियामेंट है, यानी आपकी संसद है। राइट। तो ऐसे में जितना ज्यादा किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए यदि आप चर्चा कर रहे हैं, जितना चर्चा होगी उतना ही लूपहोल निकल के सामने आएंगे, कमियां निकल कर सामने आएंगी, और कमियों को कैसे सुधारा जाए उसके उपाय भी निकल कर सामने आएंगे। मोर डिस्कशन मोर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कहा जाता है। हाँ, यह बात जरूर है कि ये डेमोक्रेसी का ये विपक्ष भी है। विपक्ष में भी ये तर्क है कि बहुत चर्चा होती है, इससे फैसलों में देरी हो जाती है
है ना। तो विपक्ष में ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि भैया चर्चा कुछ ज्यादा ही होती है, और इतना ज्यादा चर्चा होती है कि जिससे महत्वपूर्ण फैसलों में क्या हो जाती है, फैसलों में देरी हो जाती है। लेकिन हां, उस चर्चा का पक्ष क्या होता है, उस चर्चा का पक्ष ये होता है कि चर्चा ज्यादा होती है, इससे बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। ठीक है, चर्चा इसके कारण बेहतर निर्णय लेने की संभावना। ठीक है, डिस्कशन होता है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के डिस्कशन के मंच हैं, इस वजह से डिस्कशन की वजह से क्या बेहतर निर्णय लेने की संभावना। और अगर मान लो कोई निर्णय लिया जा रहा है और चर्चा पर चर्चा हो रही है, तो उसमें जो कमियां होंगी वो कमियां निकल कर सामने आएंगी और कमियों को दूर किया जाएगा, तो सारे लूफोल्स भी दूर किए जाएंगे। तो इसलिए औरों से बेहतर निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं, औरों से अच्छे निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं। तो बेहतर निर्णय लेने की संभावना आपको लोकतंत्र में क्या है, दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और साथ साथ सर इसमें अगर देखिए मान लीजिए कि कोई निर्णय ऐसा ले लिया गया कि जो निर्णय गलत है, तो लोकतंत्र में क्या है कि यहां अपनी गलती सुधारने का भी मौका मिलता है कि आप अपनी गलती सुधार लीजिए। यदि आप अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है अगली बार आप ना आए। तो यहां डिस्कशन की वजह से, डिस्कशन मंच की वजह से, प्रतिनिधि की वजह से अगर किसी भी स्तर पर गलत निर्णय लिए गए तो जनता इस बात के लिए आवाज उठाती है कि भाई ये निर्णय गलत है। विपक्ष के द्वारा यह कहा जाता है कि यह निर्णय गलत है। प्रेस की आजादी होती है, प्रेस आलोचना करती है कि यह निर्णय गलत है। जनता के लेवल पर आवाज उठती है कि यह निर्णय गलत है। तो ऐसे में एक मौका होता है अपना निर्णय सुधारने का। तो गलत निर्णय अगर ले लिए गए हैं तो गलत निर्णय सुधारने का मौका होता है। और यह अच्छी बात है कि अगर गलत निर्णय सुधारा जा रहा है तो इससे बेहतर निर्णय लिया जाएगा और इससे जनता का बेहतर कल्याण होगा। गलत निर्णय सुधारने का मौका मिलता है, गलत निर्णय सुधारने का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। गलत निर्णय सुधारने का मौका मिल रहा है इसमें। तो ये इसका पक्ष है। और इसके अलावा इसके साथ साथ और क्या पक्ष बनते हैं, तो और पक्ष ये बनता है कि देखिए भारत जैसे विविधताओं से भरा हुआ देश है, हम भारत का ही एग्जाम्पल लेकर देखें तो विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सबका सोचने का नज़रिया अलग है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपस में टकराव होने की संभावनाएं क्रिएट होती है। और ऐसी स्थिति में जब अलग अलग विचारधारा, अलग अलग लोग, अलग अलग संप्रदाय और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वही शासन करता है। बाकी जो अल्प हैं, जो कम हैं, जो पावरफुल नहीं है, उनके शोषण की संभावनाएं रहती हैं विविधता में। ये मानव विकास का सत्य है। लेकिन लोकतंत्र इसी दोष को समाप्त कर देता है। कैसे लोकतंत्र इस दोष को समाप्त कर देता है मेरे भाइयों? तो लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में एक्चुअली डाइवर्सिटी की जो बुराइयां हैं, डाइवर्सिटी की वजह से जो दोष क्रिएट हो रहे हैं, वो दोष मिटने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जो मतभेद हैं, जो टकराव हैं, उनको सुलझाने का तरीका लोकतंत्र के माध्यम से मिल जाता है। कैसे लोकतंत्र के माध्यम से मतभेद और टकरावों को सुलझाने का तरीका मिल जाता है? तो लोकतंत्र के माध्यम से मतभेद और टकरावों को सुलझाने का तरीका ऐसे मिल जाता है कि यहां पर ना तो पूर्णतः जीत दिखाई पड़ती है, ना तो पूर्णतः हार दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, 3-4 लोग अगर चुनाव मैदान में हैं, 3-4 लोग चुनाव मैदान में हैं, तो एक व्यक्ति चुनाव जीता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी सपोर्ट मिला है, तीसरे व्यक्ति को भी सपोर्ट मिला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मतभेद दूर होते हैं, क्योंकि सबको मौका मिलता है अपना अपना पक्ष रखने का, और सब अपना अपना पक्ष रख पाते हैं। तो इससे आपस के मतभेद और एक दूसरे पर शासन करने की नियति ये दूर होती है। तो मतभेदों और टकरावों
डाइवर्सिटी की वजह से, विविधता की वजह से जो मतभेद और टकराव उत्पन्न होंगे उनको दूर करने का काम लोकतंत्र करता है, यानी डेमोक्रेसी करता है। राइट, तो ये भी डेमोक्रेसी का एक क्या है, पक्ष है। तो हम लोगों ने ये देखा कि आखिर लोकतंत्र क्या है, आखिर लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, और साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क हैं और लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क है। अब हम थोड़ी सी बात है, लेकिन हाँ एक बात यहां कंक्लूजन के तौर पर देखिएगा, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती है जो पूरी तरीके से आइडियल व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र है तो डेमोक्रेसी को आपने पढ़ा, लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं हो सकता है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से क्या है, पूर्णतः आदर्शवादी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। पूर्णतः आदर्शवादी व्यवस्था हम इसे नहीं कह सकते हैं, पूर्णतः परफेक्ट व्यवस्था हम इसे नहीं कह सकते हैं, पूर्णतः सही हम इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ लोकतंत्र दूसरों से क्या है, दूसरों से बेहतर है। और दूसरों से बेहतर है इसी वजह से अलग अलग देशों में आज सबसे पॉपुलर लोकतंत्र, सबसे पॉपुलर सरकार की प्रणालियों में लोकतांत्रिक प्रणाली आपको नजर आती है, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम आपको नजर आता है। इसकी एक परिभाषा मिस्टर अब्राहम लिंकन ने भी दी, और जो परिभाषा बड़ी ही सुंदर परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, उस परिभाषा का भी बहुत बड़ा मतलब निकलता है। उन्होंने कहा जनता जनता द्वारा और ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता के लिए शासन, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए क्या, शासन। ये कहा मिस्टर अब्राहम लिंकन ने। क्या मतलब है इसका, जनता द्वारा का मतलब है कि सरकारों का चयन जनता करे। तो यहां पर सरकारों का चयन जनता करे, तो इसमें एक होता है डायरेक्ट तरीका, यानी डायरेक्ट सरकार में जनता पार्टिसिपेट करे। मान लो कोई नियम बन रहा है, कानून बन रहा है, तो जनता से डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली जनता से पूछा जा रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि सरकार में जनता डायरेक्टली भाग ले रही, जैसे स्वीडन में, तो उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जहां पर जनता डायरेक्ट सरकार में भागीदार नहीं होती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्टिसिपेट करती है, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे भारत देश में डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष, और ज़्यादातर लोकतांत्रिक देश अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हर जनता से नहीं पूछा जा सकता है कि कौन सा कानून बने कौन सा ना बने, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जनता की राय, सबकी राय नहीं ली जा सकती है, इसीलिए जनता शासन तो करती है लेकिन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के तौर पर देखते हैं। तो जनता द्वारा का यही मतलब है। जनता का मतलब होता है कि जनता के पास विकल्प की आज़ादी हो, है ना। जैसे चाइना में विकल्प की आज़ादी नहीं है, एक ही पार्टी के 4 लोग हैं, उन्हीं में किसी को चुनना है, तो उसे हम वास्तविक लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। भारत देश में आप देखते हैं कि आप ढेर सारी पार्टियां हैं, साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी आपको दिखाई पड़ते हैं, तो आपके पास विकल्प चुनने की आज़ादी है। आप अपने कंसाइन से, अपने अंतर्मन से आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। तो जनता का, इसका ये मतलब होता है। जनता के लिए शासन का मतलब होता है कि ये जो सरकार बनेगी, ये सरकार आपके प्रति जिम्मेवार होगी, यानी जनता के प्रति जिम्मेवार होगी, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बेरोजगारी के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। इन सब के लिए सरकारें क्या होंगी, जिम्मेवार होंगी। सुविधाएं यानी स्वास्थ्य सुविधा या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। तो ये बहुत व्यापक रूप से, इसका मतलब एक लाइन में भले ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बहुत व्यापक रूप से निकलता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि भारत में लोकतंत्र को लेकर क्या चुनौतियां हैं। भारत में लोकतंत्र को लेकर चुनौतियां, यानी चैलेंजेस, डेमोक्रेसी को लेकर इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रणाली ऐसी होती है जो इतना परफेक्ट हो कि इसमें कोई चैलेंजेस ही ना हो, उसमें कोई चुनौतियां ही ना हो। भारत देश में भी आपको लोकतंत्र को लेकर ढेर सारी चुनौतियां नजर आएंगी। क्या चुनौतियां नजर आएंगी? लोकतंत्र में आप देखते हैं कि राजनीतिक हिंसा होती है, राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक हिंसा होती है, ये भी लोकतंत्र को लेकर एक चुनौती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार जन्म लेता है, ये भी लोकतंत्र को लेकर एक चुनौती है। साथ साथ वोट देने का जो ये
वोट देने के लिए जनता के भीतर की जो भावना है, उस भावना में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, हाँ भाई भतीजावाद भी होता है ना, हमारे बगल के हैं ये, अब की बार इनका माहौल चल रहा है ना। आजकल तो प्रभाववाद भी भारत देश में दिखाई पड़ता है। अरे नहीं फलाने हैं, इनके पास 3 फॉर्च्यूनर है, बम्बई से आए, बहुत पैसा है, लूटेंगे नहीं, ठीक है, इन्हीं को अब की बार जिता दिया जाए, प्रभाववाद। तो दीज ऑल आर द चैलेंज बिहाइंड द डेमोक्रेसी। ये सब डेमोक्रेसी के लिए क्या है, चैलेंज है। तो जिसमें कुछ प्रमुख चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रमुख चुनौतियां जैसे संप्रदायवाद, संप्रदायवाद। तो संप्रदायवाद क्या है, इसमें आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्ग अपने को, खुद को ही सबसे बेहतर प्रस्तुत करता है और दूसरे वर्ग का की आलोचना करता है ना, या अपना वर्ग को लेकर कट्टरता का भाव उसके भीतर होता है। कोई विशेष वर्ग यदि अपने प्रति कट्टर हो तो इसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता के रूप में हम देखते हैं। और इससे समाज में एक विषमता पैदा होती है, इससे समाज में एक भेदभाव पैदा होता है, और जो लोकतंत्र के लिए क्या होता है, चुनौती क्रिएट करता है। साथ साथ गरीबी, गरीबी की वजह से भी, गरीबी, निरक्षरता ये भी लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। लोग निरक्षर हैं तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों से अवेयर नहीं हो पाते हैं, वैल्यूज से वो अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो अगर वो मूल्यों से परिचित नहीं है, उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं है, ठीक है, उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे में वो सही चयन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं, ऐसे वो प्रतिनिधियों का सही चयन नहीं कर पाते हैं। और गरीबी की वजह से क्या है, अमीरों और गरीबों में क्या एक गैप क्रिएट होता है, ठीक है। तो इससे आर्थिक न्याय प्रभावित होता है, इससे आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। भेदभाव, अब जैसे महिलाओं के प्रति भेदभाव, महिलाओं के प्रति भेदभाव, साथ साथ जातिवाद पता चला एक ही जाति को प्राथमिकता दी जा रही है, दूसरी जाति के लिए को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। तो जातिवाद भी चुनौती है, वोट देने में भी जातिवाद, साथ साथ समाज में भी जातिवाद, भेदभाव किया जा रहा है दूसरी जातियों के साथ। तो इससे क्या, इससे समाज में विषमता पैदा हो रही है। और साथ साथ इसमें प्रतिनिधियों के चयन में भी क्या जाति के आधार पर वोट हो रहा है। तो इसमें क्या पूरी तरीके से हम चयन में निष्पक्षता देखेंगे, नहीं देखेंगे। चयन में एक तरीके से बायसनेस है, और चयन में बायसनेस है जाति के आधार पर, तो आगे चल के जो प्रतिनिधि चुन कर जाएगा वो प्रतिनिधि भी उसके प्रति बायसनेस दिखाई देगा जिस जाति ने उसे चुना है। तो क्या इसे वास्तविक लोकतंत्र के तौर पे हम इसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो जातिवाद, महिलाओं के प्रति भेदभाव, महिलाओं के प्रति भेदभाव, सामाजिक, अन्य सामाजिक भेदभाव, महिलाओं के ही प्रति नहीं, अन्य सामाजिक भेदभाव भी लोकतंत्र को लेकर क्या चुनौती पैदा करते हैं। क्षेत्रवाद भी लोकतंत्र को लेकर चुनौती पैदा करता है, भाषावाद भी लोकतंत्र को लेकर क्या चुनौती पैदा करता है, ठीक। तो ये सारी की सारी बातें लोकतंत्र में आज के दौर पर एक चुनौती पैदा करती हैं, ठीक। राजनीति का अपराधीकरण होता है, ठीक है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपराधी हैं या अपराधी मूल से हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर राजनीति में ये एक परंपरा डेवलप हो जाती है कि भैया अपराधी राजनीति में जा सकता है, राजनीतिज्ञ बन सकता है। तो राजनीति का ये अपराधीकरण, योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता, उसकी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है, उसकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्य नहीं डेवलप हो पाते हैं, उसकी वजह से जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है, उसकी वजह से सरकार की जिम्मेवारी कम होती है, उसकी वजह से। तो ये राजनीति में भ्रष्टाचार, राजनीति में अपराधीकरण, जिसमें पता चला अपराधी चुनकर संसद में पहुंच गए हैं, अपराधी चुनकर विधानसभा में पहुंच जाते हैं। तो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति कैसे आपका उचित प्रतिनिधित्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उचित प्रतिनिधित्व। तो ये भी एक चुनौती नजर आती है, ठीक। साथ साथ भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र को लेकर क्या है, एक चुनौती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक तरीके से वोटों में धांधली को लेकर, पैसे खर्च करने को लेकर भ्रष्टाचार, ठीक। तो क्षेत्रवाद, किसी क्षेत्र के प्रति आप बायस्ड रहेंगे तो क्या उचित प्रतिनिधि चुन पाएंगे, नहीं। और कोई भी बायस्ड प्रतिनिधि अगर जाए, बायस्ड होकर किसी को चुनेंगे तो वो व्यक्ति भी बायस्ड रहेगा, तो जाएगा तो अपने क्षेत्र के प्रति बायस्ड होकर काम करेगा, क्या उचित प्रतिनिधि बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर आप भाषा के प्रति बायस्ड होकर चुनेंगे तो जो व्यक्ति जाएगा वो भी भाषावाद को प्रमोट करेगा, भाषावाद को बढ़ावा देगा। तो इससे भी
क्या रिप्रेजेंटेशन की मूल भावना, प्रतिनिधित्व की मूल भावना का विकास हो पाएगा, जिसमें सबका विकास शामिल है, जिसमें सबका कल्याण शामिल है, जिसमें लोक कल्याण का मतलब क्या है? ऐसा राज्य जहां हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो। तो प्रतिनिधित्व की भावना में कैसी भावना होनी चाहिए? ऐसी भावना होनी चाहिए प्रतिनिधि के भीतर की हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने की भावना होनी चाहिए, चाहे शोषित हो, वंचित हो, दबा हो, कुचला हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर वर्ग का कल्याण कैसे सुनिश्चित हो, इसकी भावना होनी चाहिए। जस्टफुल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी संसाधनों का उचित वितरण किया जाए, जिसके पास नहीं है उसे दिया जाए, जिसके पास है उसे ना दिया जाए, ठीक है, इस तरह की भावना होना चाहिए। ऐसी भावना एक वास्तविक प्रतिनिधित्व की भावना कही जाती है। और अगर इस मानसिकता से कोई क्षेत्रवाद की मानसिकता, भाषावाद की मानसिकता, जातिवाद की मानसिकता, भेदभाव की मानसिकता, है ना, आपराधिक मानसिकता से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके अंदर जो प्रतिनिधित्व की मूल भावना है वो प्रतिनिधित्व की मूल भावना भी नहीं हो पाएगी। और इस मानसिकता से ग्रसित होकर अगर कोई वोटर वोट दे रहा है तो वो भी उचित प्रतिनिधि अपने लिए नहीं चुन रहा है, ठीक है। तो ये सब भारत देश में आज लोकतंत्र को लेकर, यानी डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंज है, लोकतंत्र को लेकर चुनौतियां हैं, राइट। तो आई होप आप इन बातों को समझ गए होंगे कि आखिर लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, और लोकतंत्र को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, लोकतंत्र को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, लोकतंत्र का क्या पक्ष है, लोकतंत्र का क्या विपक्ष है। अब साथ साथ यहां पर देखिए कुछ सवाल है जो आपके यहां बन सकते हैं। इस पूरे के पूरे सेशन को देखने के बाद इन सवालों पर आप ट्राई करिएगा। लोकतंत्र क्या है, ठीक है, भारत में उसे लेकर क्या चुनौतियां हैं, उसे लेकर क्या चुनौतियां हैं, ये सवाल आप ट्राई कर सकते हैं 200 वर्ड में, ठीक। ये 12 नंबर में पूछा जाता है 200 वर्ड का सवाल पीसीएस में, पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस में, ठीक। और साथ साथ एक सवाल आप और ट्राई कर सकते हैं, लोकतंत्र के विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करिए। तो इसमें कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन में आपको समझाना होगा कि लोकतंत्र क्या है और मेन बॉडी में आपको सिर्फ विपक्ष बताना होगा। विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करने की बात की जा रही है तो इसका मतलब आप मेन बॉडी में पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं लिख देंगे। जैसे इस बार एक सवाल आया था यूपी पीसीएस में, क्या आया था, जुडिशियल एक्टिविज्म का दोष बताइए। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉपी लिखी, मैंने भी बहुत सारी कॉपी चेक की, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पक्ष और विपक्ष दोनों लिख दिया। जो पूछा जाए वही लिखना चाहिए, प्रश्न की मांग के अनुसार लिखना चाहिए। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करिए, तर्क प्रस्तुत करिए। तो यहां आपको यह बताना होता है, ठीक, लोकतंत्र क्या है और उसके विपक्ष में क्या तर्क है। यह सवाल भी आपका 125 वर्ड में पूछा जा सकता है, जो कि 8 नंबर में आता है आपको यहाँ यूपी पीसीएस में। और साथ साथ एक सवाल और पूछा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष बताते हुए लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। पक्ष और विपक्ष समझाते हुए लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। ये यूपीएससी में भी आ सकता है, ठीक है, आपके यहाँ पीसीएस में भी आ सकता है। तो डेमोक्रेसी की मूल समझ आपके अंदर होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी के एस्पिरेंट के अंदर, खासकर सिविल सर्विसेज, लोकतांत्रिक देश में आप रह रहे हैं और इस लोकतांत्रिक देश में आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और इंडियन पॉलिटी भी आप पढ़ रहे हैं। तो अगर लोकतंत्र की समझ आपके भीतर नहीं है तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आप बेहतर रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र की समझ न सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है बल्कि एक अधिकारी मानसिकता के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। और परीक्षा में तो ये प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से ये लोकतंत्र जरूरी है, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खैर कुछ सूचना और है, ये सूचना आप ले लीजिए। सूचना ये है भैया कि दिवाली के अवसर पे हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा हमारे जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। 10 तारीख से ही ऑफर चल रहा है, लेकिन आज 15 है, तो आज अंतिम दिन है ऑफर का, विद्यार्थियों की बेहद मांग पर। तो ऑफर का इस लाभ उठाए। उत्कर्ष का एप्लीकेशन अगर आप हमारा डाउनलोड करेंगे और आप यदि तैयारी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के जो हमारे यहाँ कोर्सेज हैं उन कोर्सेज पर 90% तक का, अप टू 90% है, 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। और साथ साथ इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और कोर्सेज पर 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। इसके साथ प्रयागराज सेंटर पर एक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच। और ये जो हमारा यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच है जो प्रयागराज सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है,
इसमें प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी तीनों क्या है, शामिल है। इसमें साथ साथ स्पेशल प्रिपरेशन भी सीसेट की भी कराई जाएगी। जनरली क्या होता है कि फाउंडेशन बैच में सिर्फ जीएस की ही प्रिपरेशन होती है। आप देखते हैं जनरल बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग जगह पे जब आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जनरली जीएस की ही प्रिपरेशन कराई जाती है, बल्कि उसमें सीसेट नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जो उत्कर्ष परिवार के माध्यम से चल रहा है उसमें सीसेट की भी प्रिपरेशन है, आंसर राइटिंग सेशन भी इसमें शामिल है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और एशे राइटिंग के भी स्पेशल सेशन है, वीकली टेस्ट भी होंगे और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारे द्वारा चलाया जाएगा। ये बैच ऑफलाइन मोड में 27 नवंबर को शुरू हो रहा है हमारे प्रयागराज सेंटर से, लेकिन आप इसे घर बैठे लाइव भी देख सकते हैं, जिसे हम लाइव फ्रॉम क्लासरूम के नाम से जानते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में जो बैचेज चलते हैं उनको लाइव कर दिया जाता है, आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम की जो फीस है वो ओरिजिनल प्राइस तो 45,000 है, लेकिन इस समय दिवाली ऑफर के तहत वो मात्र 7500 में मिल रही है लाइव फ्रॉम क्लासरूम फीस। यानी ऑनलाइन के लिए डिस्काउंट है, ऑफलाइन के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और कोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम एक यूपीएससी और यूपीपीसीएस का कोर्स आ रहा है, प्रीलिम्स का कोर्स है ये, और ये आपका 13 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। इसमें 600 प्लस घंटे की क्लासेज हैं, ई नोट्स आपको मिलेगी, क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी, साथ साथ सीसेट की भी स्पेशल प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 30,000 रुपये है, लेकिन अभी इस समय ऑफर चल रहा है और ये 2500 रुपये का मिलेगा। ये यूपीएससी और यूपीपीएससी का क्या है, प्रीलिम 2024 के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये कोर्स है। इसमें भी वीडियो और ऑडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट होगा, मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी। तो जुड़िए इस ऑफर के साथ और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ठीक, प्रीलिम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो, और साथ साथ यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन देखिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बात मैं बार बार आपको बताता हूं, कोई भी सेशन अगर मेरे द्वारा लिया जाता है तो मैं आपको ये बताता हूं कि सफलता का सिर्फ एक ही उपाय है कि पूरा विषय में एक बेसिक समझ स्थापित करिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज करिए। टेस्ट सारे टॉपर्स की यही जुबानी है, सारे अनुभवी लोगों की, सारे एक्सपर्ट की यही जुबानी है कि टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसका ओरिजिनल प्राइस 2500 रुपये है। ये 13 दिसंबर 2023 से शुरू हो रही है, लेकिन अभी इस समय सिर्फ ये 500 रुपये में आपको मिल रही है। इसमें 20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट है वो हमारे एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, अनुभवी जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। साथ साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चंस को मिलाकर ये पूरा का पूरा टेस्ट बनाया गया है। यानी इस आधार पर ये टेस्ट बनाया गया है कि आपके अंदर एक बेहतर अप्रोच डेवलप हो, साथ साथ आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो सके, राइट। और एक सबसे बढ़िया बात जो इसमें है, इस समय जो हम टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसका हम अपने अध्यापकों के माध्यम से वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और एक नई और यूनिक चीज है कि आपको विद एक्सप्लेनेशन वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड हो रहा है। साथ साथ यूपीएससी के लिए भी, यानी आईएएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो रही है 4 जनवरी 2024 से। और इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है इस समय ऑफर में मात्र 2000 है। इसमें 30 टेस्ट हैं, 22 आपके क्या है सेक्शन वाइज टेस्ट हैं और 8 आपके फुल लेंथ के टेस्ट हैं। और ये टेस्ट भी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए हैं। इसमें भी आपको वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आप आईएएस इस बार दे रहे हैं तो जरूर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि अब दिन कम है आपके पास। साथ साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024, तो प्रीलिम 2024 की तैयारी नजदीक है। आई होप कि आपने विषयों में एक बेसिक समझ डेवलप कर ली होगी या कर रहे होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस को और बेहतरीन बनाने के लिए और जो बातें आपने थ्योरी क्लासेस के दौरान पढ़ी हैं उन बातों को रिवाइज कराने के लिए, और साथ साथ आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो रिवीजन के अभाव में भूल गए हैं, ऐसी बातें जो रिवीजन के अभाव में आप भूल गए उनको एक बार फिर से रिवाइज कराने के लिए व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन के सहित हमारा यूपीपीसीएस का एमसीक्यू बैच आ रहा है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, स्टूडियो से लाइव है। और इसकी जो प्राइस है आपकी 2000 रुपये है। 240 प्लस घंटे की इसमें क्लासेज होंगी, वीडियो ऑडियो लेक्चर्स होंगे, साथ साथ मंथली करंट अफेयर मैगजीन का पीडीएफ दिया जाएगा, ई नोट्स आपको दिया जाएगा और क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। आफ्टर दैट जो आपका दूसरा है, ये यूपीपीसीएस 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो 2 बैचेज आपके समक्ष हैं। एक आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है जो कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए फाउंडेशन बैच है, और दूसरा आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। इस बैच की जो प्राइस है वो 10,000 है अभी ऑफर में।
आईएएस वाला बैच 4 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और पीसीएस वाला बैच कब स्टार्ट हो रहा है? 27 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इन बैचेज में इनरोल करके आप अपनी पीसीएस और आईएएस की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी आपको करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, सीसैट की स्पेशल प्रिपरेशन कराई जाएगी, वीकली टेस्ट होंगे, ई नोट्स और पीडीएफ नोट्स आपको इसमें मिलेंगे और जो भी रेलिवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एज वेल एज एक कोर्स आपका और है जो कि स्टूडियो से लाइव होगा, ऑनलाइन कोर्स है, आईएएस प्रीलिम्स के लिए है। 2024 का प्रीलिम्स जिन लोगों ने टारगेट किया है उनके लिए बैच महत्वपूर्ण है। 700 प्लस घंटों की क्लासेज होंगी, वीडियो ऑडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ई नोट्स क्लास पीडीएफ इसमें आपको मिलेगा, मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी मिलेगी, साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी 2024 से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आईएएस प्रीलिम्स के लोग इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ एक सूचना और है आपके लिए कि उत्कर्ष एप्लीकेशन के ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप ई मित्र के थ्रू खरीदते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यदि आप ई मित्र के थ्रू कोर्सेज खरीदते हैं तो आपको 10% का यानी 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और साथ साथ किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए आप हमारे इस मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ अधिक जानकारी के लिए आप इस मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं support@utkarsh.com। अगर आप कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, साथ साथ फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, या कोई डाउट है आपका कोर्सेज को लेकर, कोई बात आप कोर्सेज को लेकर पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है 9829213213। इस नंबर पर कॉल करके आप समस्त डिटेल ले सकते हैं। और साथ साथ आज आपका 15 तारीख है और आज इस ऑफर का अंतिम दिन है। याद रखिएगा, आज ही का दिन ऑफर का अंतिम दिन है। अगर आप सिविल सर्विसेज यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस के सबसे गुणवत्ता मूलक और सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज है और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और आज इस ऑफर का अंतिम दिन है। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी तैयारी को एनालिटिकल बनाने के लिए सिविल सर्विसेज में, अपनी तैयारी को सिविल सर्विसेज के माइंडसेट के तरीके से बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग विराम देते हैं भैया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग, कोई भी कोचिंग, कोई भी ट्यूटर, कोई भी गाइड सिर्फ एक माध्यम होता है। आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन आपको सफलता दिलाती है। आप खुद से भी तैयारी करेंगे तो आप 1 साल 2 साल में अगर खूब अच्छे से मेहनत करेंगे तो खुद से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करते हैं तो जो बातें आप 2 साल में सीखते हैं वो बातें हो सकता है हमारे साथ आप कम समय में सीख जाएं। हम एक माध्यम होते हैं जो चीज़ों को आपके लिए सरल करते हैं। और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वी रेलिवेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंटिन्यू रहिए और वही पढ़िए जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस के लिए ज़रूरी है। और सिविल सर्विसेज के सिलेबस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग। तो फैक्चुअल अप्रोच से थोड़ा हट के, ऐसा नहीं है कि फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़िए, थोड़ा विश्लेषण पढ़िए, मूल्यों और विश्लेषण पर ध्यान दीजिए। अगर आप मूल्यों को समझने की कोशिश करेंगे, यदि आप विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत बेहतरीन आपकी चलेगी। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खूब बढ़िया से, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए तो सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। नमस्कार।